नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों में प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रमुख ताम्रपत्र एवं सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, धुलेव कल्याणपुर का दानपात्र 679 ईस्वी का किस प्रारंभिक शासक की आज्ञा से जारी किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस देखते हैं पहले, महाराजा मथनदेव, महाराजा भेटी, महाराजा विजयपाल, महाराजा विक्रमादित्य या अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बी, महाराजा भेटी। जो दुलेव का दान पत्र है वो महाराजा भेटी के समय का है। यह मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 2 है, 1206 ईस्वी के आहड़ ताम्रपत्र के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सटीक है? सबसे अच्छा तथ्य देखना है हमें इनमें से। यह मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। इसमें गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के समय की वंशावली और मेवाड़ मंडल का उल्लेख है। यह पूर्णतः खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। इसे महाराणा कुंभा ने जारी किया था। यह अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी। इसमें गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के समय की वंशावली और मेवाड़ मंडल का उल्लेख है। आहड़ ताम्रपत्र है वो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का है, जो मेवाड़ और गुजरात के राजनीतिक संबंधों और वंशावली की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरपुर दानपत्र 1185 ईस्वी के संदर्भ में अरहट शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है? ऑप्शन है, एक विशिष्ट प्रकार का राजस्व कर, सिंचाई हेतु प्रयुक्त रहट यंत्र, एक सैन्य पद का नाम, भूमि की माप की इकाई या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी, सिंचाई हेतु प्रयुक्त रहट या यंत्र। देखिए, वीरपुर ताम्रपत्र में सिंचाई हेतु अरहट या रहट का उल्लेख तत्कालीन कृषि तकनीकी की प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, 1535 ईस्वी के पूर्व ताम्रपत्र के बारे में विचार कीजिए। यह दानपत्र किस घटना का साक्ष्य है? ऑप्शन है, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के बाद की रणनीतिक तैयारी, रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की पुष्टि, महाराणा प्रताप द्वारा चित्तौड़ के उद्गार की घोषणा, मुगल सम्राट अकबर की चित्तौड़ विजय या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा, रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दी गई भूमि अनुदान की पुष्टि करता है। ऑप्शन बी। देखिए, पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का है, जो चित्तौड़ के द्वितीय साके के दौरान रानी कर्मावती द्वारा जौहर से पूर्व दिए गए अनुदान का साक्ष्य है। यह निरपेक्ष कालक्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, केरावा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी के अनुसार महाराणा कुंभा ने धार्मिक प्रायश्चित स्वरूप कितनी राशि दान दी थी? ऑप्शन है, 100 टका, 200 टका, 400 टका, 500 टका या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा 400 टका। देखिए, केरावा ताम्रपत्र के अनुसार महाराणा कुंभा ने 400 टका दान दिए थे। टका जो है वो उस टाइम की मुद्रा थी, जैसे अभी रुपया होता है, पैसा होता है, उसी तरह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, पारसोली का ताम्रपत्र 1473 ईस्वी, जो महाराणा रायमल के समय का है, भूमि की किन किस्मों पर प्रकाश डालता है? भूमि की किस्मों के बारे में है। तो देखिए, ऑप्शन है, पीवल, गोरमो, माल या मगरा। ऑप्शन बी, केवल, खालसा और जागीर। ऑप्शन सी, बाणी और रोणी। ऑप्शन डी, सिंचित और मरुस्थलीय। ऑप्शन ई, अनुत्तरित प्रश्न। इसका अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवल, गोरमो, माल और मगरा। पारसोली ताम्रपत्र में मेवाड़ की जो भूमि श्रेणियां हैं उनका नाम थे पीवल, गोरमो, माल और मगरा। इनका वर्णन है। ये जो भूमि थी वो उपयोग और जल की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1483 ईस्वी के टीकली ताम्रपत्र का सामाजिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए, यह सती प्रथा के उन्मूलन का साक्ष्य है। इसे पटेल सुधार एवं ब्राह्मणों द्वारा कृषि कार्य किए जाने की जानकारी मिलती है।
यह मेवाड़ मुगल संधि का प्रथम दस्तावेज है। यह चारणों के विशेषाधिकारों का विवरण देता है या अनुत्तरित प्रश्न। इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें पटेल, सुथार एवं ब्राह्मणों द्वारा कृषि कार्य किए जाने की जानकारी मिलती है। ये जो ताम्रपत्र है, चीखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिद्ध करता है कि पटेल, सुथार और ब्राह्मण भी क्या करते थे, कृषि करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। डोल ताम्रपत्र 1574 ईस्वी महाराणा प्रताप के काल के किस महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है? ऑप्शन ए विदेशी व्यापार का प्रबंधन, डोल गांव में सैन्य चौकी का प्रबंध एवं ब्राह्मणों को भूमिदान, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत, सावंत को राजधानी बनाना या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा बी, डोल गांव में सैन्य चौकी का प्रबंध एवं ब्राह्मणों को भूमि दान देना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ब्रोच गुजर ताम्रपत्र 978 ईस्वी के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों का संबंध किस जाति से जोड़ा है? हूण, शक, कुषाणों की यूची जाति, सीथियन या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कुषाणों की यूची जाति। देखिए, कनिंघम ने ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को कुषाणों की यूची जाति का वंशज माना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र 1576 ईस्वी किस ऐतिहासिक संदर्भ में जारी किया गया था? खानवा युद्ध के बाद सहायता हेतु, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात केंद्रीय मेवाड़ में प्रजा के पुनर्वास हेतु, दिवीर की विजय की स्मृति में, चित्तौड़ के घेरे के समय आर्थिक सहयोग हेतु या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा बी। जो ताम्रपत्र है वो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात केंद्रीय मेवाड़ की प्रजा के पुनर्वास के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वीरपुर ताम्रपत्र में नायक शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट प्रशासनिक पद के लिए हुआ है। ऑप्शन 2, ताम्रपत्रों में सामंत एवं ठक्कुर शब्द सामंती सोपान क्रम के सूचक है। तो देखिए, इन दोनों में से कौन से सत्य है या कौन सा असत्य है, इसके बारे में देखना है हमें। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। वीरपुर ताम्रपत्र में नायक शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट प्रशासनिक पद के लिए हुआ है। देखो, नायक कोई उपाधि नहीं थी बल्कि एक प्रशासनिक पद था, तो बिल्कुल सही है ये। ताम्रपत्रों में सामंत एवं ठक्कुर शब्द सामंती सोपान क्रम के सूचक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। लाग बाग शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। चिखली ताम्रपत्र किसानों से वसूली जाने वाली विविध लाग बागों का विवरण देता है। सही है बिल्कुल। मध्यकालीन ताम्रपत्रों में भूमि की समस्त लागों से मुक्त करने का उल्लेख रियायतों को दर्शाता है, ये भी सही है। तो इसमें भी ऑप्शन सी से हो जाएगा, एक और दो दोनों सत्य है। अगला देखिए, ओड़ा गांव राजसमंद के ताम्रपत्र 1577 ईस्वी के संदर्भ में क्या सत्य है? इसमें महाराणा प्रताप द्वारा पुरोहित राम भगवान काशी को पुण्य दान देने का उल्लेख है। ये सही है बिल्कुल। अगला देखिए, इस ताम्रपत्र पर भामाशाह की आज्ञा अंकित है, ये भी सही है। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, कड़ियावद जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहां के ताम्रपत्र 1663 ईस्वी में उल्लेखित नेग शब्द का क्या अर्थ है? भूमि पर लगने वाला उपकर, चारणों को दिया जाने वाला विशेष हक या दस्तूर, सिंचाई के पानी का शुल्क, मंदिर निर्माण हेतु लिया गया चंदा या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, इसमें उत्तर हो जाएगा अपना बी, चारणों को दिए जाने वाला विशेष हक या दस्तूर। आज भी जो दस्तूर होते हैं उन्हें नेक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के ताम्रपत्रों में प्रयुक्त सदाव्रत शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, निरंतर युद्ध की स्थिति। ऑप्शन बी, पुण्यार्थ निःशुल्क भोजन प्रबंध, जैसे
गढ़बोड़ा का ताम्रपत्र में वर्णित है? स्थायी सेना का रखरखाव, राजकोष का स्थायी हिस्सा या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी, पुण्यार्थ निःशुल्क भोजन प्रबंध। सदाव्रत जो है वो निःशुल्क भोजन प्रबंध को कहते हैं। जो गांव गढ़बोड़ा था उसका ताम्रपत्र 1719 ईस्वी का इसका प्रमुख साक्ष्य है। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहे जाने वाले रेड टोंक से कितनी आहत पंचमार्क मुद्राओं का भंडार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2744, ऑप्शन सी 3075, ऑप्शन डी 1821 या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, रेड टोंक से 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो एक ही स्थान पर प्राप्त सिक्कों की सर्वाधिक संख्या है। सबसे ज्यादा सिक्के हमको कहां से मिली है? भारत के प्राचीन टाटा नगर से। अगला प्रश्न, बैराट जयपुर से प्राप्त 36 मुद्राओं में इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? इनमें मेनांडर के 16 सिक्के शामिल है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 36 या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए, हमें बैराट से 36 मुद्राओं में इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस कुषाण शासक ने राजस्थान के क्षेत्रों सहित भारत में सोने के सिक्के प्रचलित किए? ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम, ऑप्शन बी हुइस्क, ऑप्शन सी विम कड़फिसेस, ऑप्शन डी वासुदेव या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा विम कड़फिसेस। देखिए, विम कड़फिसेस ने कुषाण काल के दौरान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। इंडो ससेनियन शैली के उन सिक्कों को क्या कहा जाता है जिन पर अंकित मानवाकृति होने के कारण उन्हें स्थानीय भाषा में विशेष नाम दिया गया? अधिवरा, गधैया, फदिया, द्रम या अनुत्तरित प्रश्न। देखियो, इंडो ससेनियन शैली के जो सिक्के थे उन्हें गधैया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। राजस्थान में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे विशाल भंडार होर्ड कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अहेड़ा अजमेर, बयाना भरतपुर, रेवासा सीकर, नगरी चित्तौड़ या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से 1800 से 21 से अधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जो राजस्थान में गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज द्वारा चलाए गए आदिवराह सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन मिलता है? ऑप्शन ए शिव और नंदी, ऑप्शन बी सूर्य चक्र और वराह की मूर्ति, ऑप्शन सी लक्ष्मी और अश्वारोही, ऑप्शन डी कलश और कमल, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य चक्र और वराह की मूर्ति, इसलिए इन्हें आदिवराह सिक्के कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौहान शासक अजयराज ने अपनी किस रानी के नाम के चांदी और तांबे के सिक्के अजयदेव द्रम जारी किए थे? कपूरी देवी, सोमल देवी, रंग देवी, फूलकुंवर या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा सोमल देवी। अजयराज की जो रानी थी सोमल देवी, उनके नाम पर सिक्कों का होना उस समाज में राज परिवार की महिलाएं थी उनकी उच्च स्थिति और संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अशोक ने चित्तौड़ विजय 1567 से 68 ईस्वी की स्मृति में मेवाड़ क्षेत्र के लिए कौन सा सिक्का जारी किया था? निसार, जलाली, एलची, जीतल या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ विजय की स्मृति में एलची नामक सिक्का जो था वो जारी किया था। अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में एलची नाम का सिक्का चलाया, जो मेवाड़ की मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली का हिस्सा बना। अगला प्रश्न, इंडो ग्रीक और पश्चिमी क्षत्रप सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी जो उन्हें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है? ऑप्शन ए, वे केवल लोहे के बने होते थे, ऑप्शन बी, उन पर कोई लिपि नहीं होती थी, ऑप्शन सी, वे द्विभाषी थे, सामने ग्रीक लिपि और पीछे खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी, वे केवल वर्गाकार होते थे या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा अपना
द्विभाषी होते थे। सामने ग्रीक लिपि होती थी, पीछे खरोष्टी लिपि होती थी। ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो भाषाई समन्वय और प्रशासनिक संचरण को समझने में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी छवि और नूरजहां के नाम के साथ इसका अंकन करवाया? राशि चक्र के चिन्ह, शिकार के दृश्य, मेवाड़ के महाराणा का नाम, कबीर के दोहे या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राशि चक्र के चिन्ह। जहांगीर ने सिक्कों पर राशि चक्र के चिन्ह और नूरजहां का नाम अंकित कराया, जो उसकी अभिनव मुद्रा दृष्टि को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, कथन कारण वाला है। कथन देखिए। चौहान शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी, वृषभ और अश्वारोही के अंकन निरंतर मिलते हैं। कारण, चौहानों ने जनता में सिक्कों की स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए पूर्व प्रचलित क्षेत्रीय मुद्रा प्रतिमानों को अपनाना उचित समझा। देखिए, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान के सिक्कों के बारे में क्या सत्य है? ये सिक्के केवल सोने के बने थे। इन पर रजो क्षत्रतस नहपानस खरोष्टी लिपि में अंकित मिलता है। ये केवल जैसलमेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मौर्य काल की पुष्टि करते हैं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन पर रजो क्षत्रस नहपानस खरोष्टी लिपि में अंकित मिलता है। ये जो सिक्के हैं वो अजमेर और बांसवाड़ा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। कथन, समुद्रगुप्त की वीणावादक और अश्वमेध प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं राजस्थान के बयाना भंडार से प्राप्त हुई है। कारण है, बयाना भंडार गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि और राजस्थान पर उनके प्रभावी नियंत्रण को सिद्ध करता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है हमारा, और कारण भी सही है। दोनों एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 29। पूर्ण शासक मिहिर कुल के सिक्कों का बैराट से मिलना राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसका कारण, पूर्ण आक्रमणों ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के प्रभाव को क्षीण कर दिया और राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। देखिए, ये भी दोनों सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्राचीन आहत मुद्राओं को साहित्य में कारसापण या धरण कहा गया है। इनका मानक भार कितना निश्चित था? ऑप्शन ए 32 रत्ती या लगभग 27 ग्रेन, ऑप्शन बी 100 ग्रेन, ऑप्शन सी 10.5 ग्राम, ऑप्शन डी 175 ग्रेन या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ए 32 रत्ती या लगभग 52 ग्राम। प्राचीन साहित्य में जो आहत मुद्राएं थी उनको कारसापण या धरण कहा गया है, जिनका मानक भार 32 रत्ती जो लगभग 57 ग्रेन था। अगला प्रश्न देखिए। जयपुर रियासत का प्रसिद्ध झाड़साई सिक्का किस शासक के समय मुगल प्रभाव के बीच अपनी पृथक पहचान बनाने लगा? महाराजा विजय सिंह, महाराजा ईसवी सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गज सिंह जोधपुर या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा ईश्वरी सिंह। देखिए, झाड़साई सिक्का जो था वो जयपुर की पहचान था महाराजा ईश्वरी सिंह के समय। यह मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह के नाम के साथ में ढाला जाता था। अगला प्रश्न। तमंचा शाही सिक्के जिन पर कट्टे तमंचे का चिन्ह अंकित होता था किस रियासत में प्रचलित थे? धौलपुर, करौली, कोटा, अलवर, अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा अपना धौलपुर, क्योंकि जहाँ तमंचा नाम आ जाता है वहाँ धौलपुर और करौली का नाम तो वैसे ही आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। मेवाड़ की किस महिला सदस्य की स्मृति में चांदोड़ी रुपया, अठन्नी और चवन्नी जारी की गई थी? रानी कर्मावती, महाराणा भीम सिंह की बहन चंद्र कुंवर बाई, रानी पद्मिनी
कृष्ण कुमारी या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदोड़ी सिक्के महाराणा भीम सिंह की जो बहन थी चंद्रकौर बाई, उनकी स्मृति में चलाए गए थे, ना कि मेवाड़ की किसी रानी की स्मृति में। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो मेवाड़ की रानियों के नाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। मारवाड़ के लल्लू लिया या लल्लू शाही सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये सोने के सिक्के थे, ये सोजत या सोतज की टकसाल में चांदी के बने थे और इन पर शाह आलम का नाम था, ये केवल तांबे के सिक्के थे, जैसलमेर रियासत की मुद्रा थी या अनुत्तरित प्रश्न। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो सिक्के थे वो सोजत की टकसाल में चांदी से बने थे और इन पर शाह आलम का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। बूंदी रियासत के उन सिक्कों को क्या कहा जाता है जिन पर एक और रंगस भक्त और दूसरी ओर राम सिंह अंकित था? कटारशाही, चेहरेशाही, 11 सना, रामशाही या अनुत्तरित प्रश्न। इनको कहते थे चेहरेशाही। देखिए, बूंदी के जो राव राजा राम सिंह थे उन्होंने चेहरेशाही सिक्के चलाए थे। प्रश्न नंबर 36। जैसलमेर रियासत में प्रचलित तांबे के छोटे सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? अकाशाही, डोडिया, भिलाड़ी, फदिया या अनुत्तरित प्रश्न। देखियो, जैसलमेर में जो सिक्के थे तांबे के छोटे सिक्के, उन्हें हम डोडिया कहते हैं। उस टाइम इन्हें डोडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने अपने सिक्कों पर एक और विक्टोरिया एम्प्रेस का चित्र और दूसरी ओर अपना नाम अंकित करवाया था? महाराजा गज सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सूरत सिंह, महाराजा अनूप सिंह या अनुत्तरित प्रश्न। जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने सिक्कों पर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित करवाया था। इन्होंने करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने, जो रियासतों पर बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव का संकेत था। प्रश्न नंबर 38। झालावाड़ रियासत की मुद्रा प्रणाली में किन विशिष्ट श्रेणियों के सिक्के प्रचलित थे? पुरानी मदनशाही या नई मदनशाही और हाली रुपये, उदयशाही और त्रिशूलिया, विजयशाही और भीमशाही, रावशाही और अखाशाही या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, झालावाड़ में जो मदनशाही थी वो मानक मुद्रा थी। इसमें पुरानी मदनशाही, नई मदनशाही और हाली रुपयों का जो वर्गीकरण है वो परिशुद्धता के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। अलवर रियासत में रावशाही और अखाशाही के अतिरिक्त मुगल प्रभाव के कारण कौन सा सिक्का प्रचलित था? झाड़शाही, मोहम्मद बहादुर शाह के नाम के सिक्के, मानकशाही, स्वरूपशाही या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बहादुर शाह के नाम के सिक्के। अलवर में मोहम्मद बहादुर शाह के नाम के सिक्के प्रचलित थे जो रियासत के मुगल संबंधों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ रियासत में स्थानीय बाजार में लेन देन हेतु प्रयुक्त भिलाड़ी और ढींगला क्या थे? विशेष प्रकार के कर, तांबे के सिक्के, सामंती उपाधियां, सिंचाई के यंत्र या अनुत्तरित प्रश्न। देखो, मेवाड़ में स्थानीय विनिमय हेतु भिलाड़ी और ढींगला जो थे वो तांबे के सिक्के थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान वाले प्रश्न है। सूची फर्स्ट को ताम्रपत्र को सूची सेकंड ऐतिहासिक घटना से सम्मिलित कीजिए। देखिए, जो पुर का ताम्रपत्र है वो रानी कर्मावती द्वारा जोर से पुरु दान का उल्लेख करता है। वीरपुर का ताम्रपत्र जो है वो सिंचाई के प्रारंभिक उल्लेख या रहट का उल्लेख करता है। पारसोली का जो ताम्रपत्र है वो भूमि के विभिन्न प्रकार पीवल, मगरा आदि का उल्लेख करता है। टीकले का ताम्रपत्र किसानों की लाग का विवरण देता है। इसमें देखिए, पहले में 2, दूसरे में 1, ये अपने पास ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी सिक्के और रियासत को मिलाना है। जो मदनशाही सिक्के थे वो झालावाड़ में, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर में, मानशाही सिक्के करौली में, विजयशाही सिक्के जो थे वो
जोधपुर में। ए में 2, बी में 1। ये अपने पास ऑप्शन ए में, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, ताम्रपत्र को उनके जो शासक है या दाता जो है उनसे सुमेलित करना है। ओड़ा गांव का जो ताम्रपत्र है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। केरावा का जो ताम्रपत्र है वो महाराणा कुंभा से संबंधित है। आहड़ का जो ताम्रपत्र है वो भीमदेव द्वितीय जो सोलंकी थे उनसे संबंधित है। और पारसोली ताम्रपत्र महाराणा रायमल से संबंधित है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन ए में 2 वाला ऑप्शन अपने पास बी है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिक्के को उसकी रियासत से मिलाना है। तो अखाशाही सिक्के जो थे वो जैसलमेर में प्रचलित थे। उदयशाही सिक्के डूंगरपुर में। तालीमशाही जो सिक्के थे वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। और 11 संधा सिक्के शाहपुरा में प्रचलित थे। तो ए में 2, तो बी में 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ताम्रपत्र को तिथि से सुमेलित करना है। तो दुलेब था वहाँ का ताम्रपत्र 779 ईस्वी का। मंथनदेव ताम्रपत्र 959 ईस्वी का। चीखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का। और जो गांव पीपली था उसका ताम्रपत्र 1576 ईस्वी का था। इसमें बिल्कुल सीधे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुद्रा स्थल को सूची सेकंड विशिष्ट पहचान से सुमेलित कीजिए। तो अलग अलग जो मुद्राएं हैं या स्थल है उनको उनकी पहचान से या स्थान से सुमेलित करना है। देखिए, रेड टोंक यहाँ से संबंधित है। 3075 आहत मुद्राओं के भंडार, रेड से हमको आहत मुद्राएं मिली थी। बैराट जयपुर, यहाँ से हमको इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं 28। बयाना भरतपुर, यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सर्वाधिक विशाल ढेर मिला है हमको। और अजमेर में जो नहपान का खरोष्टी लेख वाला सिक्का था वो मिला है। तो देखिए 2 3 4 और 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्के का नाम और शासक या उनके समय से मिलाना है। जो एलची सिक्का था वो अकबर के समय चलता था। निसार जहांगीर के समय। टका जो था वो महाराणा कुंभा के समय। और धरणिया जो पन था वो मौर्य काल में, प्राचीन मौर्य काल का या प्राचीन काल का सिक्का था। ये 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्के पर अंकित चिन्ह को रियासत से मिलाना है। 6 टहनियों का झाड़, ये जयपुर के सिक्कों में था। इनको झाड़साई सिक्के कहते हैं। मंचा या कट्टा, ये धौलपुर के सिक्कों में था। कटार जो थी वो बूंदी के सिक्कों में थी। और त्रिशूल मेवाड़ के सिक्कों में था। 2 1 4 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सिक्के को रियासत से मिलाना है। जो स्वरूप शाही सिक्के थे वो मेवाड़ में चलते थे। विजय शाही सिक्के जोधपुर में चलते थे। आलमगीर शाही सिक्के जैसलमेर, नहीं बीकानेर होगा इसमें। आलमगीर शाही सिक्के बीकानेर और अखाशाही जैसलमेर में। देखिए 2 1 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा शैली को उसके विवरण से मिलाना है। इंडो ग्रीक जो सिक्के थे वो गदैया सिक्के बद्दी आकृति के सिक्के थे। इंडो सेसेनियन जो शैली थी उससे संबंधित है। इंडो सेसेनियन नहीं, 1 मिनट रुकिए। इंडो ग्रीक सिक्के मेनांडर के 16 सिक्के। इंडो सेसेनियन गदैया सिक्के। कुषाण जो थे वो स्वर्ण मुद्रा विम कड़ विशेष। और पश्चिम क्षत्रप नहपान या रुद्रभाषण के द्विभाषी सिक्के की शैली थी। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने 50 प्रश्न जो सिक्के और ताम्रपत्रों से संबंधित थे वो हल कर लिए हैं। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।